नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मनप स्टोरीज में। दोस्तों, कहानी चल रही है पुनर्विवाह और इसके 19 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। ये 20वां पार्ट है। तो चलिए दोस्तों, कहानी के इस 20वें पार्ट को शुरू करते हैं। सीमा दीदी अकेली नहीं आ रही, वीर सिंह भी आ रहा है उसके साथ। वह भी यहीं रहेगा दीदी के साथ ही। रहने दो, उससे तुम्हें क्या करना, आखिर जमाई है उस घर का, आएगा तो है ही। विनय हंसते हुए बोला। साहब, आपसे हम लोगों ने एक बात छुपाई थी। कंचन अटकते हुए बोली। एक बार वीर सिंह ने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। उसके बाद कंचन ने शुरू से लेकर अंत तक का सारा वृत्तांत विनय को बता दिया। कंचन की बात सुनते सुनते ही विनय की मुट्ठियां कस गई, बाहों की नसें तनकर फड़फड़ाने लगी। तूने ये अच्छा नहीं किया वीर सिंह, और इतनी बड़ी बात हो गई और तुम मुझे अब बता रही हो, पहले क्यों नहीं बताया? किसी और के नहीं तो सीमा के बारे में ही सोच लिया होता। उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। अगर हमने अब कुछ भी किया, उससे सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट सीमा की लाइफ पर पड़ेगा। अगर पहले बता देती तो कुछ ना कुछ करके ये शादी रुकवा देता। मैं बताना चाहती थी, मगर दीदी ने बोला यह सब सुनकर आप वापस आ जाएंगे तो आपकी लाइफ ख़राब हो जाएगी, और मेरी बात पर माँ जी कभी भरोसा नहीं करेगी, इसलिए नहीं बताया था। वह रुआंसी हो गई। सच में तुम लोग इतने सेल्फिश होंगे, मैंने सोचा नहीं था। घर पर नहीं, मुझसे तो बोलती तुम। हम लोगों के चक्कर में इस बेचारी लड़की की ज़िंदगी खराब हो गई। विनय ने सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। सॉरी साहब, मैं सच में सेल्फिश हो गई थी। मैंने यह सब सोचा ही नहीं। क्या अब कुछ नहीं हो सकता? इट्स ओके, मैं सोचता हूँ कुछ। पहले यह बताओ, वीर सिंह उसी चौकी में है ना? सबसे पहले उसका ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, क्योंकि आप उस पर हाथ डालने से पहले सीमा के बारे में भी सोचना होगा। इसलिए सबसे पहले उसे तुमसे दूर करना होगा। ठीक है, टेंशन मत लो। तुम आराम से सो जाओ, मैं कुछ करता हूँ। और हाँ, थोड़ा अलर्ट रहना। विनय ने कंचन को इंस्ट्रक्शन दिए और फ़ोन काट दिया। क्या करूं, क्या नहीं, विनय की समझ में ये नहीं आ रहा था। इसी उधेड़बुन में उसकी आंखें लग गई। कंचन के घर में सुबह से ही त्योहार जैसा माहौल था। कंचन और सुधा सीमा के स्वागत की तैयारियों में लगे हुए थे। रसोई में बन रहे खाने की खुशबू पूरे घर को महका रही थी। तभी सासू माँ तैयारियों का मुआयना करने के लिए आ गई। उन्होंने एक एक कर सभी प्लेट्स को उठाकर खाने की खुशबू और क्वालिटी का जायजा लिया। और तू सुन, उन्होंने छोटी की तरफ मुंह करके कहा, काम खत्म कर अपनी कोठरी में चली जा। सीमा आ जाए तो उससे दूर ही रहना। उसके सामने तब तक मत आना जब तक मैं ना बुलाऊं, और गले तो बिल्कुल भी मत लगना, समझी? कंचन ने सिर नीचे किए हुए ही हाँ में गर्दन हिलाई और रायते में तड़का लगाने लगी। कुछ देर में ही सारा काम खत्म कर वह अपने कमरे में जाकर लेट गई। घर की चहल पहल और हंसी ठहाकों से उसे अनुमान हो गया कि सीमा आ गई है। वह दरवाजे की झिर्री में आंख सटाकर बाहर झांक कर देखने लगी। सामने ही बरामदे में सीमा चटाई पर उसी की तरफ मुंह किए बैठी थी। गुलाबी साड़ी में वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। रंग कुछ उजला हो गया था। कानों में बड़े बड़े झुमके और गले में मंगलसूत्र के साथ हार भी पहने थी। पड़ोस की भाभियां उसे घेरे बैठी थी। उनके मजाक करने पर वह मुस्कुरा देती। मुस्कुराहट के साथ ही नवविवाहिता की लाज बार बार उसके चेहरे पर नाच उठती। कंचन का भी मन मचल उठा। अब तो उसे आए देर हो गई है, एक बार चलकर पास से देख ले। फिर उसे सासू माँ की बात याद आ गई और वह मन महसूस कर रह गई। आखिर उसके इंतजार का वक्त खत्म हुआ। करीब 1 घंटे बाद सासू माँ ने उसे आवाज़ दी, छोटी, अब क्या लेटी ही रहोगी सारे दिन? पूरी बनाने की तैयारी कर ले। इन लोगों को क्या चाय नाश्ते से ही रखोगे? खाना नहीं खिलाओगे? कंचन कोठरी से निकलकर गर्दन झुकाए हुए रसोई में चली गई। उसको देखते ही वीर सिंह के जैसे सभी घाव हरे हो गए हों और टीसने लगे हों, और उनके दर्द से उसका चेहरा विकृत हो गया।
अरे क्या बताएं बेटा, जो लिखा है वह भोगना तो पड़ेगा ही। और मेरे नसीब में तो इस मनहूस की शक्ल देखकर ही जिंदगी काटने लिखी है, सो काट रहे हैं। कंचन को देखकर, वीर सिंह के विकृत हुए चेहरे को देखकर सासू माँ ने भी अपनी भड़ास निकाल दी। वीर सिंह फिर से चुप रहा तो सासू माँ चुपचाप उठकर रसोई में आ गई। कितनी देर लगेगी? खाना है या बीरबल की खिचड़ी जो पक ही नहीं पा रही? वह बड़बड़ाते हुए बोली। और बड़ी, खाना तू परोसना जमाई जी को। वह सुधा की तरफ मुखातिब हुई। ठीक है माँ जी, मैं परोस दूंगी। धीरे धीरे दिन सरकता हुआ किनारे पर पहुंच गया। दिन तो सही से निकल गया। वीर सिंह ने कंचन की तरफ देखा भी नहीं तो सुधा और कंचन को कुछ तसल्ली मिली। रात हुई तो सुधा ने सीमा और वीर सिंह के लिए कमरे में बिस्तर लगा दिए। बाबूजी घर पर थे नहीं, इसलिए माँ जी बाहर की तरफ बने कमरे में ही सो गई। एहतियात के लिए सुधा ने भी बरामदे में ही चारपाई बिछा ली, ताकि कंचन के कमरे की तरफ कोई भी जाए तो उसे पता चल जाए। सभी निश्चिंत होकर सो रहे थे। कल जो तूफान आने वाला था उसकी तो किसी को भनक तक नहीं थी। आज सुबह से ही कंचन की दाईं आंख फड़क रही थी, जिसकी वजह से उसका मन बड़ा ही बेचैन था। कहीं यह किसी होने वाली अनहोनी का पूर्व संकेत तो नहीं? घबराहट में वह कुछ करती और हो कुछ और जाता। उसके दिमाग में नकारात्मक विचारों का बवंडर मच रहा था। हाथ तो चल रहे थे मगर दिमाग हाथों का साथ नहीं दे रहा था। वह सारा काम निपटाकर रसोई में सभी के लिए चाय नाश्ता तैयार करने लगी। सुधा भी नहाकर उसकी मदद करने के लिए आ गई। उदास लग रही है, कुछ बात है क्या? सुधा ने गैस पर चाय चढ़ाते हुए पूछा। पता नहीं दीदी, कुछ अजीब सी घबराहट हो रही है, जैसे कुछ बुरा होने वाला हो। कंचन ने सब्जी के छोटे छोटे टुकड़े काटते हुए कहा। कुछ बुरा नहीं होगा, जो कुछ होता है अच्छे के लिए ही होता है। ज़्यादा सोच मत। और वैसे कुछ बुरा हो ना हो, मगर वीर सिंह के जगने से पहले नाश्ता नहीं बना तो जरूर कुछ बुरा हो जाएगा। सुधा हंसते हुए बोली। सीमा दी जग गई क्या? कंचन ने पूछा। हाँ, वह नहाने गई हैं। कंचन फिर से खामोशी से काम करने लगी। उसको चुप देखकर सुधा ने भी चुप रहना ही बेहतर समझा। दोनों चुपचाप चाय नाश्ता तैयार कर रही थी। 8 बज चुके थे। सासू माँ मंदिर गई हुई थी। सीमा नहाकर आई तो चाय पकौड़े लेकर नाश्ता करने बैठ गई। पता है भाभी, मायके जैसा सुख कहीं नहीं। पर बेटा जी, अब तुम्हारे सुख भरे दिन बीत गए। सुधा ने ठिठोली की। सही है, सुख भरे दिन बीते रे भैया, अब दुख आयो रे। सीमा ने मुंह बनाकर इस अंदाज में कहा कि सुधा खिलखिलाकर हंस पड़ी और कंचन हल्के से मुस्कुरा दी। कंचन गंदे बर्तन समेट कर धोने के लिए बाहर आ गई और सुधा रसोई में बाकी के कामों को निपटाने लगी। तभी सुरेंद्र ने दरवाजे को जोरदार लात मारी और अंदर आ गया। अम्मा, अम्मा! वह गुस्से में चारों ओर देखते हुए चिल्लाया। उसकी चीख से कंचन के हाथ पांव कांप गए और सुधा भी रसोई से निकलकर आंगन में आ गई। क्या हुआ भाई? सीमा चाय छोड़कर उसके पास आकर बोली। माँ कहाँ है? उसने गुस्से से इधर उधर घूरते हुए कहा। वह तो मंदिर गई है, पर बात क्या हुई यह तो बताओ। तभी माँ पूजा की थाली लिए हुए घर में आई। क्या हुआ सुरेंद्र, तू इतनी सुबह यहाँ? सब खैरियत तो है? माँ ने चप्पल कोने में उतारते हुए चिंतित स्वर में कहा। अगर सब खैरियत होती तो मैं इस वक्त यहाँ होता? वह तेज आवाज में बोला। उसके चिल्लाने की आवाज से वीर सिंह भी तौलिया लपेटता हुआ बाहर आ खड़ा हुआ। क्या हुआ भाई साहब? यह तो इससे पूछिए। सुरेंद्र ने कंचन की तरफ घूमकर इशारा किया। हम लोग तो विनय पर ऐसे ही शक कर रहे थे, पर असली कर्ता धर्ता तो यह है। अकेली विनय की गलती नहीं है, सब कुछ इसी का किया धरा है। यही फोन कर करके उसको बुलाती थी। सुरेंद्र गुस्से में कंचन की तरफ बढ़ता हुआ बोला। उसको अपनी तरफ आता देख कंचन 2 कदम पीछे हट गई। सुरेंद्र अपना आपा खोते हुए बोला। और अम्मा, तुम तो बड़ी जासूस बनी रहती हो
और तुम्हारी बहू तुम्हारी नाक के नीचे गुल खिलाती रही और तुम्हें भनक तक नहीं लगी। वह वापस अपनी माँ की तरफ मुड़ा। लेकिन तुझसे किसने कहा यह सब? माँ ने हैरान होते हुए पूछा। इससे सुरेंद्र ने फोन में पड़े ऑडियो को टच करके प्ले कर दिया। सीमा की हल्दी वाले दिन कंचन ने जो बात विनय से की थी वह फोन में रिकॉर्ड हो गई और इस वक्त वही सब सुन रही थी। रिकॉर्डिंग खत्म होते ही वह फिर से दहाड़ा। सुन लिया सबने? कंचन को तो जैसे लकवा मार गया हो। वह डर से थर थर कांप रही थी। विनय सिंह के होठों पर कुटिल मुस्कान फैल गई। इश्क और मुस्क कभी छुपाए नहीं छुपता कंचन जी। वह मन ही मन बड़बड़ाया। सासू माँ ने आगे आकर कंचन के गाल पर एक खींच कर मारा। कुलच्छणी, तुझे शर्म नहीं आई? एक विधवा होकर इश्कबाजी करते हुए। कंचन के हाथों में पकड़े हुए बर्तन छूटकर आवाज करते हुए बिखर गए। अभी आपको पता ही क्या है अम्मा? बारात वाले दिन भी वह खाना खाकर इसी की वजह से मैरिज होम से भाग आया था। सुरेंद्र ने नफरत से कंचन की तरफ देखा। मेरे पीठ पीछे अपने यार के संग रंगरेलियां मनाते हुए तुझे शर्म नहीं आई? जाने क्या क्या किया होगा इस कलमुही ने। सासू माँ ने कंचन के बाल पकड़ लिए। उसका घूंघट सिर से नीचे खिसक गया। ऐसा कुछ नहीं है माँ जी। सुधा कंचन के बचाव में आगे को बढ़ी। इससे पहले कि वह कंचन तक पहुंचती, सुरेंद्र ने एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर दिया। इस सब में तेरा भी हाथ है। सच कहा है ना मैंने? तेरी ही छत्र छाया में यह सब हुआ है। सुरेंद्र सुधा के गाल पर थप्पड़ बरसा रहा था। दीदी को कुछ नहीं पता, कंचन रोते हुए बोली। उससे बाद में निपटना, पहले इससे आकर पूछ क्या क्या गुल खिलाए हैं इसने। अम्मा चिल्लाकर सुरेंद्र से बोली। मैं इससे कुछ नहीं पूछूंगा। मैंने इसके घर फोन कर दिया है। 2 घंटे में इसके बाप और भाई आ जाएंगे। इसे उन्हीं के सुपुर्द कर दूंगा। फिर वह जो चाहे करे इसके साथ, चाहे काट डाले या गोली मार दे। सुरेंद्र ने घृणा से मुंह फेर लिया। पर मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। बता, क्या क्या करती रही उसके साथ? माँ जी कंचन के बालों को पकड़कर झंझोड़ते हुए बोली। माँ जी, कंचन दर्द से रोते हुए चीख पड़ी। मैंने कुछ गलत नहीं किया। देखो इसकी हिम्मत, पहले चोरी फिर सीना जोरी। तेरे पास फोन है ना? कहाँ है फोन? बोल जल्दी। वह कंचन के बालों को पकड़े चीख चीख कर पूछ रही थी। ये ऐसे नहीं बताएगी माँ जी। इतने प्यार से कोई अपना गुनाह कबूल करता है? आप एक तरफ हटिए, मैं देखता हूँ। वीर सिंह माँ को एक तरफ करता हुआ बोला। माँ भी हाँफते हुए एक तरफ होकर हट गई। सही कहा बेटा, इसने मेरे प्यार का नाजायज फायदा उठाया है। मैं सीधी सादी इसकी करतूतों को समझ ही नहीं पाई। माताजी रोने का ड्रामा करते हुए बोली। वीर सिंह ने धरती पर पड़ी कंचन के बालों को कसकर पकड़ लिया। अब बताओ कहाँ है फोन? उसने एक थप्पड़ कंचन के गाल पर रसीद करते हुए पूछा। कंचन के होठ के किनारे से खून निकलने लगा। सुधा के मन में आया कि वीर सिंह की सारी सच्चाई सबको बता दे, पर कंचन और विनय की कसम ने उसे मजबूर कर रखा था। नहीं। सीमा कंचन को बचाने के लिए उसके ओर भागी। जब उनके घर वाले आ ही रहे हैं तो आप क्यों मार रहे हो उन्हें? वह रोते हुए बोली। तुम पीछे रहो सीमा। सुरेंद्र ने उसका हाथ पकड़ लिया। वह जो कर रहे हैं करने दो। सुधा और सीमा गिड़गिड़ाकर कंचन को बचाने की मिन्नतें कर रहे थे, पर तीनों में से किसी पर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। बेटा तुम इसे इसके कमरे में ले जाकर पूछताछ करो। यहाँ ये दोनों अपनी टांगे अड़ाती रहेंगी। माताजी ने वीर सिंह से कहा। मुझे माफ कर दो माँ जी, कंचन चीखने लगी। वीर सिंह ने कंचन के बाल पकड़े और घसीटता हुआ उसे कमरे में लेकर आ गया। उसने कंचन के गालों को अपनी उंगलियों से भींचकर उसे दीवार से टिका दिया। कहा था ना मैंने, तुझसे हर एक थप्पड़ का हिसाब बराबर करूंगा। उसने एक जोरदार थप्पड़ और कंचन के गाल पर रख दिया। कंचन की आंखों के पास उंगलियां छप गई। अगर विनय की जगह तूने मुझे चुना होता तो शायद आज यह सब तेरे साथ नहीं हो रहा होता। उसने कंचन को बालों से पकड़कर उसका सिर दीवार से मार दिया। कंचन की घुटी घुटी सी चीख निकली और वह बेहोश हो गई।
उसकी चीख के साथ ही सुधा छटपटा उठी। उसने सुरेंद्र के पैर पकड़ लिए। छोड़ दीजिए उसे, वह कुछ गलत नहीं कर सकती। आप एक बार विनय से बात करके पूछ लो कि सच क्या है। भाई, आप दोनों अंदर आओ, वीर सिंह ने अंदर से आवाज दी। तुझे तो मैं बाद में देखूंगा। सुरेंद्र ने एक ठोकर से सुधा को खुद से अलग कर दिया। वह सुधा को वहीं पड़ा छोड़कर अंदर चला गया। यह कुछ नहीं बताएगी, आप लोग इसके बक्से को चेक कीजिए। वीर सिंह ने कोने में रखे बक्से की तरफ इशारा किया। सुरेंद्र ने बक्से को बाहर लाकर उलट दिया। बक्से से गिरे सामान में कंचन की 2-3 सफ़ेद साड़ियों के अलावा फ़ोन और उस लाल चुनरी की पॉलीथीन भी थी जो विनय ने उसे उसके बर्थडे पर दी थी। इसमें क्या है? माँ जी ने पॉलीथीन को फर्श से उठा लिया। उन्होंने पॉलीथीन को खोलकर वह चुन्नी बाहर निकाली। यह तो सुहाग की चुनरी है। कहीं इसने शादी तो नहीं की? बाकी के शब्द माता जी के ने अंदर ही अंदर चबा लिए। वह बेहोश पड़ी कंचन के करीब पहुंच गई। बोल कलमुही, बोलती क्यों नहीं? क्या क्या गुल खिलाए हैं? वह बेहोश है। वीर सिंह ने माँ जी को रोक दिया। इतना सब होने पर तो इसने मुंह नहीं खोला। आपके मारने से क्या होगा? इसके घर वालों को ही आ जाने दो, वह खुद ही पूछ लेंगे क्या क्या गुल खिलाए हैं इसने। सुधा लगातार रोई जा रही थी। अब क्या होगा अगर इसके घर वाले आ गए तो? वह छोटी को जान से मार देंगे। किसी तरह विनय को फ़ोन कर दो, अब सिर्फ वही इसे बचा सकता है। पर भाभी, विनय जी को फ़ोन कैसे करें? मेरे फ़ोन में तो उसका नंबर भी नहीं है। सीमा उसे संभालते हुए बोली। तभी सुधा के दिमाग में चंपालाल का नाम कौंध गया। विनय अक्सर कहता था कि कभी भी कोई भी ज़रूरत पड़े तो चंपालाल की मदद ले लेना। एक काम कर, तू जल्दी से। वह सीमा की तरफ पलटी। तब तक वह लोग अंदर हैं। तू चंपालाल को जाकर बोल वह जल्दी से फ़ोन कर विनय को बुला ले और उससे बोल दे कि 1 घंटे के अंदर वह यहाँ आ जाए, नहीं तो सब खत्म हो जाएगा। सुधा रोते हुए बोली। सीमा बाहर की तरफ भागी। सीमा बाहर आई उससे पहले चंपालाल को कंचन के घर से बहुत तेज शोरगुल की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। वह सोच रहा था कि आज उनके घर में क्या हो गया है जो इतनी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आ रही हैं। चंपालाल चबूतरे पर खड़े दातुन कर रहे थे। चंपालाल ने सोचा दातुन करके एक बार चल के देख लूं कि आखिर हो क्या रहा है, कि तभी उसे भागती हुई सीमा आती दिखाई दी। उन्हें देखकर सीमा के मुंह से हड़बड़ाहट में बस इतना ही निकला, चाचा जी, जल्दी विनय को बुला दो, वह कंचन भाभी। इसके आगे वह कुछ नहीं बोल पाई और रोते हुए घर के अंदर भाग गई। लगता है कुछ गड़बड़ हो गई है। चंपालाल ने जल्दी से विनय का नंबर डायल कर दिया। 2-3 रिंग जाने के बाद अलसाते हुए विनय ने कॉल उठाई। हेलो विनय, जितना जल्दी हो सके आ जाओ, यहाँ कुछ गड़बड़ हो गई है। उसने सारी बात विनय को बता दी। विनय को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके दिल पर भारी पत्थर रख दिया हो। उसने भागकर आंखों पर पानी के छींटे मारे और ट्राउजर के ऊपर ही शर्ट डालकर बाइक की चाबी निकाली और लगभग भागते हुए बाइक लेकर वहां से निकल गया। विनय वहां पहुंचा तो चंपालाल बाहर ही खड़ा बेसब्री से उसका इंतजार कर रहा था। विनय बिना उसकी ओर देखे लंबे लंबे कदम बढ़ाता हुआ सीढ़ियों पर चढ़ गया। चंपालाल भी उसके पीछे हो लिया। विनय ने गेट को धक्का मारा और दंदनाता हुआ अंदर घुस गया। कंचन के ससुर भी तब तक वापस आ गए थे। वह चारपाई पर बैठे थे और बाकी के सब उनके चारों ओर खड़े कुछ कह रहे थे। विनय को देखते ही वीर सिंह ने चुटकी ली। लो जी, मजनू भी आ गए। कंचन कहाँ है? उसने सीधे सीधे सवाल किया। इसकी हिम्मत तो देखो, हमारे घर में आकर हम पर ही रोब झाड़ रहा है। माँ जी तुनकते हुए बोली। मैंने कुछ पूछा है? आप लोग बता रहे हो कंचन कहाँ है या मैं खुद ढूंढ लूं? विनय ने माँ जी को इग्नोर करते हुए पूछा। ए, सुरेंद्र ने उसका गला पकड़ लिया। अभी के अभी मेरे घर से निकल जा। अगर आप सुधा दी के पति ना होते ना, तो मैं आपको कसम से ऐसा जवाब देता कि आप सारी जिंदगी याद रखते। विनय गर्दन छुड़ाते हुए बोला। सुरेंद्र तिल मिलाकर कुछ कहता उससे पहले ही बाबूजी ने रोक दिया। सुरेंद्र, मैं बात कर रहा हूं ना, फिर क्यों इतने उचक रहे हो? विनय, हमने उस दिन सारी बात क्लियर की थी, फिर अब क्या लेने आए हो?
बाबूजी ने अब की बार विनय से प्रश्न किया। कंचन को। विनय ने सीधे और सपाट शब्दों में कहा। कंचन कहाँ है? यह आप लोग तो बताओगे नहीं, इसलिए मैं खुद ही उसे ढूंढ लेता हूँ। विनय कंचन के कमरे की तरफ बढ़ गया। तुम अब पुलिस में नहीं हो विनय सिंह, जो इंक्वायरी के नाम पर किसी के भी घर में घुस जाओगे। वीर सिंह ने उसका कॉलर पकड़ लिया। बड़ा सस्ता समझ लिया है तुम लोगों ने मुझे, विनय ने वीर सिंह की आंखों में देखकर कहा। और सही कहा तुमने, मैं यहाँ पुलिस वाला बनकर नहीं आया, नहीं तो अपने एरिया के डीएसपी के गिरेबान में हाथ डालने के जुर्म में तुम सस्पेंड हो गए होते। मिस्टर वीर सिंह बुंदेला। डीएसपी? वीर सिंह का माथा घूम गया। और हाँ, इज्जत और वफादारी का पाठ तुम इन लोगों को पढ़ाओ जो तुम्हारी हकीकत नहीं जानते। मैं तुम्हारी नस नस से वाकिफ हूँ। वीर सिंह, विनय पीछे की ओर घूमते हुए बोला। सब विनय की बात का मतलब समझने की कोशिश कर रहे थे। तब तक विनय ने जाकर कंचन के कमरे का दरवाजा खोल दिया। कोने में बेहोश पड़ी कंचन को देखते ही विनय के पैरों के नीचे से जैसे जमीन खिसक गई। कंचन! वह चीखता हुआ उसकी तरफ झपटा। विनय ने कंचन को बाहों में उठा लिया और बाहर निकाल लाया। सुधा दी, जल्दी पानी लाओ, विनय बदहवास सा चिल्ला रहा था। उसने कंचन को चारपाई पर लिटा दिया और पानी के छींटे मारने लगा। सीमा और सुधा कंचन की हथेलियों को घिसकर होश में लाने की कोशिश कर रही थी। होश में आओ कंचन, विनय ने उसका गाल थपथपाया। कंचन को होश में न आता देख उसकी तकलीफ विनय की आंखों से आंसू बनकर बहने लगी। देखो दीदी, वह होश में नहीं आ रही। उसने चंपालाल को आवाज़ दी। चंपालाल, जल्दी से डॉक्टर को फ़ोन करो, इसे होश नहीं आ रहा। और फिर से कंचन को होश में लाने की कोशिश करने लग गया। सभी खामोश नज़रों से उसे देख रहे थे। उस वक्त विनय को रोकने की किसी में हिम्मत नहीं थी। 10 मिनट तक उसके हाथ पैर घिसने के बाद कंचन के जिस्म में थोड़ी हरकत हुई। कंचन, आंखें खोलो। कंचन, मैं आ गया हूँ, वह रोते हुए बोला। विनय की आवाज़ सुनकर कंचन ने धीरे धीरे आंखें खोल दी। विनय को अपने सामने पाकर उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। नहीं, रोते नहीं, उसने कंचन को कसकर सीने से भींच लिया। किसने किया यह सब? जब कंचन को होश आ गया तो उसने आंखों से अंगारे बरसाते हुए सबकी तरफ घूम कर देखा। ए लड़के, दूर हट जा मेरी बेटी से। विनय को अपने पीछे से कंचन के पिता की रोबदार आवाज़ सुनाई दी। मुझे पूरी उम्मीद थी कि तू यहीं मिलेगा, और तेरा यहाँ होना भी एक तरीके से अच्छा ही है। तुझसे भी साथ के साथ हिसाब बराबर हो जाएगा। बाबूजी की आवाज़ से कंचन कांपने लगी थी, तो विनय ने उसे अच्छे से खुद में समेट लिया। बाबूजी ने क्या कहा, तुझे सुनाई नहीं दिया? कंचन का भाई पीछे से विनय की शर्ट पकड़कर खींचते हुए बोला। अब विनय का खुद पर कंट्रोल रखना मुश्किल हो गया था। उसने कंचन को छोड़कर एक लात घुमाकर राज सिंह के पेट में मार दी। राज सिंह चीखता हुआ वहीं की वहीं पेट पकड़कर बैठ गया। डर से कांपती कंचन को सुधा ने आकर सीने से लगा लिया। कंचन सुधा से लिपट गई। दीदी, मुझे यहाँ से ले चलो, विनय आ गया है, वह सब ठीक सही कर देगा। सुधा कंचन की पीठ सहलाते हुए बोली। वीर सिंह और बाकी के घर वालों को तो जैसे सांप सूंघ गया। वे आश्चर्य से एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। जो लोग थोड़ी देर पहले कंचन के सामने मर्द बनकर अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहे थे, वही अब विनय के सामने भीगी बिल्ली बनकर बैठ गए थे। ए लड़के, राज सिंह का साला चिल्लाते हुए आया। विनय ने उंगली दिखाकर चेतावनी दी। देख, तू जो कोई भी हो, इस वक्त मेरा दिमाग कंट्रोल में नहीं है, और तू इस सब के बीच में मत पड़, नहीं तो। दोस्तों, कहानी के इस पार्ट को यहीं रोकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि कहानी पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए शुक्रिया।